हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। शारंग कंपनी में मृत्युंजय अव्यक्त को राघव की नज़र में छोड़कर कॉन्फ्रेंस रूम में जा चुका था। जब अव्यक्त स्केच पेपर जो कि राघव ने उसे ड्राइंग करने के लिए देता उसे फेंकते हुए बोला, डैडा। अव्यक्त के अचानक चिल्लाने पर राघव, जो कि खुद भी ड्राइंग बनाने में बिजी हो गया था, हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ अभी? राघव के सवाल को अव्यक्त आंखों में आंसू ले उसकी तरफ देखते हुए बोला, चाचू, डैडा। अव्यक्त के आंसू को देखकर राघव उसके आंसुओं को साफ कर, अच्छा रोना बंद करो, तुम्हारे डैड आते ही होंगे। अव्यक्त राघव के पास आकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, गिव मी। ये कहते हुए अव्यक्त राघव का अजीब अजीब चेहरा बनाकर देखने लगा, जिसे देख राघव भी घबरा गया और उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इतना कहकर राघव केबिन से बाहर आ गया। जब देखा मृत्युंजय क्लाइंट से बात करते हुए उसी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर अव्यक्त जोर से चिल्लाया, डैडा। अव्यक्त के चिल्लाने पर मृत्युंजय की नज़र उसकी तरफ चली गई और वो उनके पास आकर राघव की गोद से उसे लेते हुए बोले, क्या हुआ? अव्यक्त मृत्युंजय को देखते हुए उसके गले लगाकर रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर राघव से बोला, ये रो क्यों रहा है? जिसके जवाब में राघव अपना सर नहीं में हिलाते और डोंट नो बॉस वो ड्राइंग बना रहा था। फिर अचानक रोना शुरू कर, जिसे सुनकर मृत्युंजय अव्यक्त के पीठ को चलाते हुए रोना बंद कर और ये बताओ क्यों रो रहे हो? जिस पर अव्यक्त आंखों में आंसू लिए बोला, यू लेफ्ट मी। अव्यक्त की शिकायत को सुन मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर, नो अभी मैं मीटिंग पर गया था, सॉरी, अब यहीं रहूंगा। मृत्युंजय की बात सुनकर अव्यक्त रोते बोला, मी मम्मा बताऊंगा, यू लेफ्ट में। अचानक अव्यक्त की धमकी को सुन मृत्युंजय उसके आंसू साफ कर, अच्छा फाइन, धमकाना बंद करो। अव्यक्त की धमकी को सुन मृत्युंजय उसे एक नज़र देख अपने क्लाइंट से बोला, हम आगे की डील कल करेंगे। मृत्युंजय के बाद सुन क्लाइंट अपना सर हिला एक नज़र अव्यक्त की तरफ देख चले गए, जिनकी जाने के बाद मृत्युंजय अव्यक्त को लेकर केबिन की तरफ जाते हुए, तो तुम मुझे धमकी दोगे? जिसे सुन अव्यक्त अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, अभी बात नहीं करेगा? ये कहकर अव्यक्त मृत्युंजय की गोद से उतरने, जिसे देख मृत्युंजय उसे संभालते हुए, अरे गिर जाओगे, कुछ देर पहले तो मेरे सीने से लगकर ऐसे रो रहे थे जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग गई हो और अभी मुझसे दूर जाना चाहते हो। मृत्युंजय की बात सुन राघव हैरानी से उसकी तरफ देख कुछ कहने लगा, जब वहाँ पर डेविड आ गया, जिसे देख अव्यक्त ने कस कर मृत्युंजय को गले लगा अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अव्यक्त को डरता हुआ देख मृत्युंजय उसके पीठ को थपथपा डेविड से बोला, तुम यहाँ? जिसके जवाब में डेविड अपना सर हिलाते हुए, मेरा बरसाला यूएस वापस चला गया, तो क्या नाचूं? मृत्युंजय डेविड को इग्नोर करते हुए, जिसे देखकर डेविड आगे बोला, अपनी बीवी को साथ में लेकर गया है एंड अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। डेविड की पूरी बात सुन मृत्युंजय कुछ कहने लगा, जब राजीव रिद्धम को लेकर वहाँ आ गया। रिद्धम को देख अव्यक्त खुश होते हुए, रिद्धम। अव्यक्त की बात पर डेविड उसके सामने आकर बोला, लिद्दम नहीं रिद्धम है, सही से बोलना सीखो। जिसे बड़ी बड़ी आंखें से देखते हुए अव्यक्त मृत्युंजय के सीने से लगकर बोला, डैडा स्लीपी। डेविड, जो कि फिर से अपने बालों को बढ़ा रहा था, अव्यक्त के रिएक्शन पर मुंह बनाते हुए, मैं इंसान ही हूँ, तुम्हारे फादर के पास अब भी तो बियर्ड है, उसे भी कहो आदि मानो। डेविड की बात पर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, मेरे बियर्ड मुझे सूट करते हैं, सो तुम उससे जलना बंद करो। जिसे सुनकर फिर अनसुना कर डेविड अव्यक्त को मृत्युंजय की गोद से लेकर बोला, अबे मुझे तुम्हारी तरह एक बेटा चाहिए, नहीं मिलेगा। अव्यक्त ने रिद्धम को देखते हुए डेविड से कहा, जिसे सुन डेविड छोटा सा मुँह बनाकर, क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं भी समझदार हूँ। डेविड की बातों को पकड़कर अव्यक्त रिद्धम की तरफ देखते हुए बोला, रिद्धम चलो। जिसे सुन राजीव उसके पास आकर बोला, कहाँ जाने की बात हो रही है? घूमो। अव्यक्त ने जवाब दिया, जिसे सुन राजीव अपना सर हिला रिद्धम की तरफ देखते हुए, रिद्धम जाओ, अभी के साथ खेलो। राजीव की बात पर रिद्धम अव्यक्त की तरफ देख रहा है, जिसे देख मृत्युंजय राजीव से, क्या हुआ? रिद्धम को काफ़ी शुभ लग रहा है। मृत्युंजय की बात सुन राजीव अपना सर नहीं महिलाकर बोला, सब कुछ ठीक है घर में, बस इसकी मासी आई है जो हर वक्त इसे परेशान करती है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया। राजीव की बात सुन डेविड कंफ्यूज होते बोले, लेकिन तुम्हारी बीवी तो इकलौती है ना? हाँ इकलौती है, लेकिन उसके चाची चाची की बेटी भी है, जो कि हमारे शादी के वक्त बंगलोर में थे और अभी आई है, दिमाग ख़राब कर देती है। मैं तो बस इतना चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी घर से निकले। राजीव इरिटेट भरी आवाज़ में कहा, जिससे सुनकर मृत्युंजय उसे चिल्ला करते हुए बोला, अबे डोंट वरी, कुछ दिन की मेहमान है, चली जाएगी। वैसे अंकल और आंटी कहाँ हैं? वो लोग गाँव गए हैं। राजीव ने जवाब दिया, जिसे सुन राघव बोला, गांव मतलब आप लोगों के दादा दादी घर? राघव की बात पर राजीव ने अपना सर हिला दिया, जिसे देख मृत्युंजय रिद्धम के पास आ उसे अपनी गोद में लेते हुए बोला, क्या हुआ रिद्धम? रिद्धम बहुत सेंसिटिव था, जिस कारण वो बात और हालात को बहुत जल्दी से महसूस कर लेता था। मृत्युंजय के सवाल पर रिद्धम की आंखों से आंसू की एक लकीर खींच गई, जिसे देखकर मृत्युंजय राजीव की तरफ देखते हुए बोला, राजीव तुम्हारी शादी के अलावा और कोई दिक्कत नहीं है, तुम श्योर हो?
राजीव खुद रिद्धम को देखकर हैरान था, क्योंकि रिद्धम बाकी बच्चों की तरह रोता नहीं था, बल्कि चुप ही रहता था, और उसका इस तरीके से रोना राजीव को बैड वाइब्स दे रही थी, जिस कारण रिद्धम के पास आ बोला, क्या हुआ रिद्धम, किसी ने कुछ कहा तुमसे, तुम्हें डांटा किसी ने? जिस पर रिद्धम रोते हुए बोला, मासी भूत डेडा। रिद्धम की बात सुन सभी कंफ्यूज हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब अव्यक्त रिद्धम से बोला, अरे लोंदू भूत नहीं पाउडर है। अव्यक्त की बात सुन डेविड उसे देखते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? जिसके जवाब में अव्यक्त रिद्धम की तरफ इशारा करते हुए बोला, पाउडर डालता है। अव्यक्त की बात पर मृत्युंजय, तुम कहना चाहते हो कि रिद्धम पाउडर या फेस पैक से डरता है? हम अव्यक्त ने सर हिलाते हुए सहमति, जिसे सुनकर राजीव रिद्धम से बोला, क्या अभी कह रहा है वो सच है? तुम पाउडर से डरते हो? राजीव के सवाल पर रिद्धम ने अपना सर झुका लिया, जिसे देख डेविड मुंह बनाते हुए, क्या डरपोक है यार, कितना सीरियस ले रहा था। मैं कुछ हुआ है क्या? लेकिन ये तो स्किन केयर से डरता है। मृत्युंजय डेविड को इग्नोर कर रिद्धम के गाल को थपथपा दिया, डोंट वरी रिद्धम, वो कुछ नहीं है, डरने लायक चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए घबराओ नहीं। आगे से मासी ऐसा कुछ नहीं करे तो मम्मा को बताना, ओके? रोना नहीं। मृत्युंजय की बात सुन रिद्धम अपना सर हिला दिया और अव्यक्त डेविड के गोद से उतर रिद्धम के पास आकर बोला, चलो। अव्यक्त की बात सुन मृत्युंजय रिद्धम को नीचे उतार अव्यक्त से बोला, बड़े भाई की तरह रिद्धम के साथ रहना, ओके ओके। अव्यक्त ने जवाब दिया, जिसे सुन मृत्युंजय राघव से बोला, 10 मिनट रुको, फिर साथ में निकलते हैं, ऑलरेडी शाम हो गई है। मृत्युंजय की बात सुन राघव अपना सर हिला दिया और अव्यक्त रिद्धम के पीछे केबिन से बाहर चला गया, जिसके जाने के बाद राजीव मृत्युंजय से बोला, तुम आज अभी को लेकर कैसे आए हो? महक कहाँ है? जिसके जवाब मृत्युंजय अपनी कुर्सी तरफ पीछा जाते हुए बोला, मेरा बेटा बहुत बड़ा कबाब में हड्डी है। जब भी मैं महक के साथ थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करता हूँ तो छोटा वाला तो नहीं आता, लेकिन ये ज़रूर आ जाता है, इसलिए मैं इसको पनिशमेंट के तौर पर ऑफिस ले आया हूँ। मृत्युंजय के बाद सुन राजीव नहीं, मैं अपनी गर्दन हिलाते, तू कभी नहीं सुधर सकता। अभी दोनों बात कर रहे थे जब केबिन का दरवाज़ा खुला और शोभित अंदर आया, उसके साथ अमृत भी था। अमृत को देख मृत्युंजय बोला, वो साइड वाली ज़मीन खाली हुई कि नहीं? मृत्युंजय की बात सुन राजीव उसे देखते बोला, कौन सी ज़मीन की बात कर रहे हो तुम? राजीव के सवाल पर मृत्युंजय एक फाइल पढ़ते हुए बोला, अंधेरी वाली। जिसे सुन राजीव थोड़ा हैरान होते हुए बोला, आर यू किडिंग में मृत्युंजय? राजीव के रिएक्शन पर मृत्युंजय उसे देख अपने आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? नो, बट वो ज़मीन वो बस्ती वालों की है ना? राजीव ने अपनी बात रखी, जिसे सुन मृत्युंजय अमृत से बोला, अमृत एक्सप्लेन करो इसे कि ये फीलिंग्स के चलते एजुकेशन भूल चुका है। मृत्युंजय की बात सुन राजू अमृत को देखने लगा, जिसे देख अमृत बोला, वो ज़मीन बस्ती वालों की नहीं बल्कि गवर्नमेंट की है, जहां उन लोगों ने कब्जा जमा रखा है, और उस ज़मीन को मृत्युंजय ने खरीद लिया है, तो ऑफिशियली वो ज़मीन सारंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। अमृत के बाद सुन राजू अपना सर हिलाते हुए बोला, समझ गया यार, लेकिन तुम समझ रहे हो कितने सारे लोग बेघर हो जाएंगे, और अचानक ऐसा करने पर वो लोग कहाँ जाएंगे? शोभित राजीव की बात सुनकर बोला, हमने उन्हें 3 महीने का वक्त दिया था, 2 महीना ऑलरेडी निकल चुका है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे, तो हाथ पर हाथ धरे हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो ज़मीन हमने जनता सेवा के लिए नहीं ली है, अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए ली है। शोभित की बात सुन राजीव मृत्युंजय की तरफ देखकर, मृत्युंजय मत करो ऐसा, तुमने सोचा है अगर महक को? व्हाट महक? और क्यों महक? मैं उसके काम के बीच में नहीं आता, तो उसे भी मेरे काम के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मृत्युंजय ने बड़े एरोगेंट तरीके से कहा, जिससे सुन राजीव उसे देखने लगा, जिसे देख मृत्युंजय अमृत से बोला, उन लोगों को आखिरी नोटिस दो, जल्द से जल्द वो ज़मीन खाली कर, वरना अपने नुकसान के जिम्मेदार वो खुद होंगे। मृत्युंजय की बात सुन अमृत अपना सर हिला दिया, तो मृत्युंजय अपनी कुर्सी से खड़ा हो अपना कोट पहनते हुए राजीव से बोला, तुमने वो बात सुनी होगी राजीव, एक इंसान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस सफलता को पाने के लिए कितने भूखे हो, क्योंकि भूखे पेट इंसान ज़्यादा मेहनत करता है सिर्फ एक रोटी कमाने के लिए। मृत्युंजय की बात सुन राजीव बोला, और तुम उन बस्ती वालों में से एक रोटी भी छीन रहे हो? जिसे सुनकर मृत्युंजय राजीव के पास, हमारे देश में हर साल जाने कितने कब्जा ज़मीन को गवर्नमेंट अपने नाम कर किसी अच्छे बिजनेसमैन को बेच देती है, ताकि वो देश की तरक्की कर सके किसी अच्छे फील्ड में, तो तुम वहाँ क्या बनाना चाहते हो? राजीव ने मृत्युंजय राजीव की बात सुन उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देना भूल गया, सारंग इंडस्ट्री डिजाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन के बाद एजुकेशन में भी अपना कदम रख रही है।
जिसे सुन राजीव अपना सिर हिलाते हुए, तो तुम वहाँ पर अमीर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल या कॉलेज बनवाओगे? मृत्युंजय राजीव के बाद अपना सर नहीं हिलाकर, मुंबई में मराठी और इंग्लिश शिक्षा का माध्यम है, लेकिन सार्वजनिक स्कूल में कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम होने के कारण बहुत सारी कमियां होती है, लेकिन फिर भी एजुकेशन का आखिरी सहारा होने के कारण गरीब बच्चे सारी कमियों को इग्नोर कर वहाँ अपना एजुकेशन लेते हैं। बस इसी चीज़ को बदलना। मृत्युंजय की बात सुन राजीव अपनी आंखें चढ़ाते हुए, मृत्युंजय सारंग अपने प्रॉफिट को इग्नोर कर बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। राजीव की बात सुनकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए उसे घूरने लगा, जिसे देखा राजीव मुस्कुराकर बोला, फाइन, गुस्सा मत कर। मृत्युंजय राजीव को घूरते हुए केबिन से बाहर चला गया। तो राजीव अमृत की तरफ देखते हुए बोला, महक को बता दो इस बारे में, वरना मैं बता दूंगा। शोभित राजीव की बात सुनकर बोला, बता दो, लेकिन हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। इतना कहकर शोभित केबिन से बाहर चला गया, जिसे जाता हुआ देखने के बाद अमृत राजीव से बोला, लगता है बहुत जल्दी वैष्णो कॉर्पोरेशन नीलाम होने वाली है। अमृत के टोन को सुन राजीव अपने दांत पीसते हुए बोला, गरीबों के आंसू के नीचे मैं अपनी बिल्डिंग नहीं लगाऊंगा, जितना मिल रहा है मैं उतने में खुश हूँ। राजीव की बात पर अमृत उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, एक चीज़ हमेशा याद रखना राजीव, तुम किस इंटेंशन से काम कर रही हो तुम्हें पता है, लेकिन सामने वाले पर्सन को वो चीज़ गलत लगेगी, लेकिन बाद में जब वो फ़ायदा देगी तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे फ़ायदे के लिए थी। इसलिए मुफ्त में ज्ञान मत पेलो, चलो। ये कहकर अमृत केबिन से बाहर चला गया, जिसे जाता हुआ देखने के बाद राजीव मुंह बनाकर उसके पीछे चला आया। राजन हवेली हैदराबाद अथर्व ने अक्षिता के जाने नहीं दिया था, और घर के लोग भी उसकी इस जिद को देखते हुए हैरान थे। अभी अक्षत और अथर्व ग्रीन हाउस में बैठे कुछ बातें करके हंस रहे थे, जिन्हें अक्षिता चुपचाप बैठी देख रही। जब सर्वेंट शाम की चाय लेकर वहाँ आ गए और साथ में टोस्ट भी लेकर आए थे, जिसे देखकर अक्षत खुश होते हुए अथर्व से बोला, ये टोस्ट मैं खा लूँ, मुझे चाय में अच्छा लगता है। जिसे सुन अथर्व अपना सिर हिलाते हुए, मुझे भी चाय में टोस्ट अच्छा लगता है, इसलिए सर्वेंट लेकर आया है। इतना कहकर अथर्व चाय कप में ले टोस्ट को आधा तोड़ डुबा कर खाने लगा, और उसी तरह अक्षत भी खाने लगा, जिसे देखते हुए अक्षिता को अजीब सी बेचैनी होने लगी। अक्षत को अगर इस वक्त देखता तो यही कहता कि वह अथर्व का बेटा है, क्योंकि उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन और बिहेवियर एक जैसे थे। जब अक्षिता को अथर्व की आवाज़ सुनाई दी, तुम हमें क्या देख रही हो, खाना है तो खा लो। जिससे सुन अक्षिता अपने सेंस में कुछ कहते उससे पहले वहाँ अधिराज जी आ गए, और अथर्व अक्षत को इस तरह देख उन्हें भी शौक लगा। जिन्हें देखा अथर्व बोला, क्या हुआ? जिसके जवाब में अधिराज जी बोले, वो तुम्हें शुभ थप्पड़ मारा, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है। अधिराज जी की बात सुन अथर्व अपनी चाय कॉफ़ी टेबल पर रख खड़ा होकर, मंजूर नहीं है लेकिन क्या? अथर्व के क्यों पर अधिराज जी अक्षत की तरफ इशारा कर, ये बच्चा हमें मंजूर नहीं है, तुम इसकी माँ से शादी करना चाहते हो तो ठीक हो, लेकिन ये बच्चा नहीं। अधिराज जी की बात सुन अक्षिता सोफे से उठते हुए बोली, देखिए इसे मतलब नहीं है आपको क्या मंजूर है और क्या नहीं, लेकिन मुझे आपका बेटा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा अक्षू चाहिए। अक्षिता की बात सुन अथर्व उसे घूरते हुए बोला, तुम थोड़ी देर चुप रहोगे, यहाँ सीरियस डिस्कशन चल रहा है। फिर अधिराज जी की तरफ देखते हुए आगे बोला, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जब विश्वनाथ जी वहाँ कर अक्षिता को देखते रहे, तुम जाओ यहाँ से और अपने बेटे को भी ले जाओ। जिसे सुन अक्षिता अपना सर हिला अक्षत से बोली, अक्षु चलो बेटा हम चलते हैं। अक्षिता की बात सुन अक्षत सोफे से उठने लगा, जिसे देखा अथर्व उसे बैठा अक्षिता को घूरते हुए बोला, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम क्यों जिद कर रही हो? जिद तुम पाल रहे हो अथर्व, अपनी हद में रहो, विश्वनाथ जी ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर अथर्व अपना सर नहीं हिलाकर, नो मिस्टर राजन, मैं जिद नहीं कर रहा, अक्षत मेरे साथ रहेगा, वो बहुत अच्छा है और उसकी माँ भी बहुत सुंदर है। इस अच्छे बच्चे के साथ सुंदर माँ मुफ्त में मिल रही है। अथर्व की बात सुन विश्वनाथ जी गुस्से से उसे घूरने के बाद जोर से बोल, सिक्योरिटी। उनकी आवाज़ लगाते वहाँ पर कई गार्ड्स आ गए, जिन्हें देख विश्वनाथ जी ने अथर्व की तरफ इशारा करते हुए, पकड़ो उसे। जिससे सुनो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर आकर अथर्व को पकड़ लेता है। जिसे देखा अथर्व खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, है छोड़ो मुझे, वरना तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अथर्व की धमकी को सुनकर भी अनसुना कर गार्ड्स उसे पकड़े रहे। जिसे देख विश्वनाथ जी एक बैग अक्षता की तरफ बढ़ाकर बोले, इसमें इतने पैसे हैं जितना तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकती, इसे उठाओ और मेरे बेटे की ज़िंदगी से अपने इस बच्चे को लेकर इतनी दूर चली जाओ जहाँ से कभी वापस नहीं आओ। विश्वनाथ जी की बात सुन अक्षिता ने अपनी मुट्ठी मजबूती से भींच ली और विश्वनाथ जी को घिन भरी आंखों से देखने के बाद अक्षत को उठा अथर्व को देखते हुए, मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरे बेटे पर राजन खानदान की छाया कभी नहीं पड़ने दूंगी। इतना कहने के बाद अक्षिता विश्वनाथ जी को गुस्से से देखते हुए आगे बोली, एक बार फिर थूक रही हूँ आपके पैसे पर मिस्टर राजन, इस पैसे से अगर थोड़ी तमीज़ और इंसानियत मिल जाए तो खरीद लेना। इतना कहकर अक्षिता बिना उन लोगों की तरफ देखे अपने आंखों में आई नमी को साफ करते हुए अक्षत को लेकर निकल गए।
वहीं विश्वनाथ जी का खून जल गया। अथर्व, जो कि अक्षिता की बात सुन कंफ्यूज हो गया था, विश्वनाथ जी को देखते हुए बोला, उसने ये क्यों कहा कि आप जानते हो उसे? अथर्व की बात सुनकर भी उसे इग्नोर कर विश्वनाथ जी बॉडीगार्ड से, नजर रहे वो लड़की हैदराबाद से चली जानी चाहिए। फिर अथर्व की तरफ देखते हुए आगे, तुम टोक्यो जा रहे हो क्या रोबोट बनाने? मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। उसने ये क्यों कहा कि एक बार फिर, मतलब आप उसे जानते हो? अथर्व ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुनकर विश्वनाथ जी अथर्व के सामने आकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोले, रिश्ते स्टैंडर्ड के अंदर के लोगों को साथ जोड़े जाते हैं, और पहले भी कहा था तुमसे, अमीर बाप के बेटे की तरफ देश विदेश घूमो, 4-5 अफेयर चलाओ, लेकिन तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। इतना कहकर विश्वनाथ जी अथर्व के चेहरे को झटक वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी इंचार्ज को बोला, आगे से अगर वो माँ बेटे इस जगह के आसपास भी नजर आए तो उनका काम तमाम कर दे। ये कहकर वो जाने लगा। जब अधिराज जी बोले, विश्व, मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सच है? आपके दिमाग की बात मुझे क्या पता कि आप क्या सोच रहे हो? विश्वनाथ जी ने नजरें चुराते हुए, जिसे देखकर अधिराज जी उसके सामने आकर उनके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोले, वो लड़का मतलब अक्षत अथर्व की तरह दिखता है क्यों? अधिराज जी की बात सुन अथर्व बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखते हुए, क्या वो मेरी तरह दिखता है, लेकिन कैसे? जिसके जवाब में अधिराज जी अथर्व को विश्वनाथ जी की तरफ इशारा करते, इसका जवाब तो विश्व देगा। जिसे सुनकर अथर्व बॉडीगार्ड से खुद को छुड़ाते हुए गुस्से से बोला, छोड़ो मुझे। इतना कहकर गुस्से में एक लात बॉडीगार्ड के पैर पर मारता है और उसे धक्का देकर दूसरे के मुंह पर धक्का जब विश्वनाथ जी के सामने आते हुए कहता है, जवाब दीजिए, क्या किया था आपने? फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए आप क्या किया था आपने? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।